मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल थी, जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ तारी है, उसको उन्होंने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के ज़रिए दबा लिया था। मीडिया की रसाई वहाँ तक नहीं थी, कैमरे की आंख वहाँ नहीं पहुँच पाई, तो जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ हुई वो लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर उस तरह नुमाया नहीं हो सकी। लेकिन क्या पूरे भारत में कर्फ्यू लगाया जा सकता है? क्या पूरे भारत में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया जा सकता है? ये मुमकिन नहीं है। और उसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसकी कलाई खुल गई है। उनकी जो हिंदुत्व सोच है वो बेनकाब हो गई है। और आज भारत के अंदर मुसलमानों के साथ साथ पारसी, ईसाई, सिख, दलित और बहुत सी कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिलकर एहतजाज कर रही हैं। 5 अगस्त के जो वाक़यात थे, मकबूजा कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर जो उन्होंने साथ मिलाने की कोशिश की और फिर सारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि अब कानून की शक्ल अख्तियार कर गया, और 5 रियासतों के वज़राए आला ने डिक्लेयर किया है कि ये कानून बन चुका है, हम इस पर अमल दरामद अपनी रियासत में नहीं होने देंगे। हत्ता कि आसाम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कई इलाकों में चीफ मिनिस्टर्स ने रैलीज की खुद क़यादतें की हैं। आपने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आपने देखा जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कुछ हुआ आपके सामने है। इस वक्त भारत बिल्कुल तकसीम दिखाई दे रहा है दो सोचों में। एक है जो सेकुलर भारत का प्रचार कर रही है, और दूसरी सोच है जो हिंदुत्व का जो फलसफा है उसको मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। ये जो बात अब वहाँ चली है ये थमती दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसने, मैं कल ही देख रहा था कि उनके साबका फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं, चिदम्बरम साहब, उनकी जो अपना जो तकरीर थी असेंबली की मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि ये आपने भारत के आईन पर हमला किया है, और उन्होंने तवक्को की कि भारत का सुप्रीम कोर्ट इस तरमीम को रद्द करेगा, मुस्तरद करेगा, क्योंकि ये उनके अपने आइन से मुतसादिम है। बाबरी मस्जिद में उन्होंने वो नहीं किया जो तवक्को थी, और सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को वहाँ मलिया मेड करके वहाँ राम मंदिर की तामीर की जा रही है, और उसने जज्बात को मजरूह किया है। लेकिन आप देख रही हैं कि जो कुछ होता रहा है वो इस एक्ट की शक्ल में वो लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और लोग बाहर आए हैं। 25 से ज़्यादा तो अमवात हो चुकी हैं, हज़ारों लोगों पर मुकदमे कायम हो चुके हैं, सैकड़ों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और सबसे बढ़कर जो उनका इंटरनेशनल इमेज जो है जो मुतासर हुआ है वो आप उसका कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पर हमने पूरी शदोमत से आवाज़ उठाई है। अभी सऊदी वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाए हुए थे, आज से 2 रोज़ पहले मैंने उनसे भी ज़िक्र किया कि OIC के फोरम से भी एक बड़ी मौसर आवाज़ उठनी चाहिए सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, और मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है और जो इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है उस पर आवाज़ उठनी चाहिए। और मुझे उन्होंने यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह मौसर आवाज़ उठेगी। तो
इंशाअल्लाह इससे हम गाफिल नहीं मोदी हैं। साहब, मोदी की तरफ से बात आ रही है कि मुज़ाकरात के रास्ते जो हैं और अब आखिरी हम स्कोर खेलने जा रहे हैं, जो आखिरी हालात पैदा किए जा रहे हैं, उस पर पाकिस्तान क्या कहता है, और पाकिस्तान जो है सरहदी लिहाज से जो खिलाफ वर्जी हो रही है भारत की तरफ से, उस पर आप क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं? क्योंकि भारत की तरफ से मुसलसल ये खिलाफ वर्जी जो है उस पर सख्त तशवीश पाई जाती है। दर हकीकत मैं आपको बताऊं कि भारत ने जो कश्मीर का रद्दअमल सामने आया है, ये उनकी तवक्को के बरक्स है। इस वक्त कोई ऐसा काबिल ज़िक्र कश्मीरी लीडर नहीं है जो उनके मौक़िफ़ का साथ दे रहा हो या उनकी तायीद कर रहा हो। आप उठा के देख लीजिए, जो माजी में उनके साथ ताउन किया करते थे, आज वो भी उनसे किनारा कश हैं। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए, उस रद्दअमल को सामने रखते हुए, मैं मदर भाई आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कोशिशें की हैं कि किसी तरह पाकिस्तान कोई बैठकर गुफ्तगू का सिलसिले के बारे में अपना ज़हन दे, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कह रहा है कि इन हालात में और इन इक़दामात में जो आपने उठाए हैं, पाकिस्तान इस वक्त आपके साथ बैठने के लिए ज़हनी तौर पर तैयारी नहीं है। आपने आज 100 तकरीबन 150 दिन के करीब होने वाला है, 5 माह हो गए, आपने जो कर्फ्यू का निफाज रखा हुआ है, आपने मस्जिदों को ताले लगा दिए हैं, आपने लोगों का जीना जो है दोभर कर दिया है। क्या बात करें हम आपसे? तो इसके बरक्स है जनाब। बाकी उसके साथ साथ जैसे आपने भी सवाल किया, 5 जगहों पर हमारी इतलात के मुताबिक LOC पर उन्होंने बाढ़ को काटा है। का मकसद क्या है? उन्होंने नए जो अपने डिप्लॉयमेंट की है, नई डिप्लॉयमेंट की है, वहाँ ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वहाँ नस्ब किए हैं, स्पाइक मिसाइल्स जो हैं वहाँ नस्ब किए हैं। मकसद क्या है उनका? ये जो जारहाना जो उनके हमें इरादे दिखाई दे रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। मैंने 12 दिसंबर को एक और 7वां ख़त सलामती काउंसिल के सदर को लिखा है, जिसपे पूरा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो इन राइटिंग, ज़बानी नहीं, इन राइटिंग उनको भेजा है कि भारत क्या कर रहा है और भारत के इन इक़दामात से खित्ते का अमन और इस्तेहकाम किस तरह मुतासर हो सकता है, किस तरह वो पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन के लिए एक थ्रेट बना हुआ है और उन्हें क्या करना चाहिए। चीन ने मेरे इस ख़त को बुनियाद बनाते हुए मुतालबा किया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्ज़र्वर्स हैं जो कश्मीर में तैनात हैं, वो इस नई सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग दें। अब उसकी मैं तवक्को करता हूँ कि वो अपना जो उनके ऑब्ज़र्वर्स हैं वो तैयारी करके सलामती काउंसिल को कोई डेट देंगे और उसमें ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि सलामती काउंसिल की बुनियादी ज़िम्मेदारी है अमन व इस्तेहकाम का बरकरार रखना। तो उससे जो भारत के अज़ाइम हैं वो बेनकाब होंगे और दुनिया को पता चलेगा वो क्या करना चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल नहीं हैं और जो भी सफारती महाज पर, सियासी महाज पर जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है। देखिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक रविश बन गई है कि लोग किसी चीज़ का पूरी तरह मुताला किए बगैर उस पर कमेंट्री शुरू कर देते हैं। पहली चीज़ है, एक चीज़ सामने आई है, आप उसको पढ़ तो लें, उसको एग्जामिन तो कर लें। एग्जामिन करने के बाद आपके अगर एतराज़ात हैं ज़रूर उठाएं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक ऐसी रविश चल पड़ी है कि जो कुछ हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं
انہوں نے کہا کہ تنقید ہم نے کرنی ہے بغیر دیکھے، بغیر اس کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھے۔ ایک طرف کہتے تھے کہ جی معیشت جو ہے اس کا پہیہ نہیں چل رہا، اور اس وقت سب سے بڑا جو ملک کا مسئلہ ہے وہ معاشی بحران ہے۔ معاشی بحران کے لیے حکومت اقدامات اٹھاتی ہے، مسائل کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھاتی ہے، تعاون کی درخواست کرتی ہے، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی کاروباری طبقہ جو ہے وہ سرمایہ کاری اس لیے نہیں کر رہا کہ ان پر بلا وجہ ایک خوف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ان کے جو کرپشن ہے وہ تو پبلک منی ہے نا انوالوڈ، جہاں ٹیکس پیئر کا پیسہ انوالوڈ ہے، اگر اس میں خرد برد ہوتی ہے تو وہ کرپشن کی وہ اسے کہتے ہیں نا اس میں آتی ہے مد میں۔ جہاں پرائیویٹ منی انوالوڈ ہے، یہاں ان کے کوئی ٹیکس ایویژن کے ایشوز ہیں، تو اس کے لیے ادارے آلریڈی موجود ہیں، ٹیکس ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، ایف بی آر موجود ہے، اور ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنا چاہے تو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک موجود ہے۔ تو گورنمنٹ نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ اس خوف سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ان پر جہاں پبلک منی کا مس یوز نہیں ہوا تو ان کو ان اداروں سے ڈیل کرنا چاہیے۔ وہ سرکاری افسران جن کو صرف پروسیجر کی وجہ سے، کرپشن نہیں، اس پروسیجرل فلاز کی وجہ سے دھر لیا گیا، وہ بھی بلا وجہ خوف میں لوگوں کو مبتلا کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی۔ اس پر مجھے یاد ہے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو کئی نشستیں ہوئیں، ان کے لاء منسٹر زاہد حامد صاحب تھے، ان کی سربراہی میں کئی نشستیں ہوئیں، کئی نشستوں میں میں خود شامل ہوا، جس میں پی ایم ایل این کا یہ مطالبہ تھا، پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ نیب کا جو قانون ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اب حکومت نے اگر نظر ثانی کر کے ایک تجویز پیش کی ہے تو اس کو ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی ارادہ نہیں ہے، کرپشن پر پردہ ڈالنا ہمارا مقصد نہیں ہے، این آر او دینا مقصد نہیں ہے، کسی کو رعایت دینا مقصد نہیں ہے۔ بالکل عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی پالیسی واضح ہے کہ کرپشن کے لیے ہماری زیرو ٹالرنس ہے، اور ہم کسی کرپٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قانون کو دیکھیں، اور اس میں اگر آپ مزید کوئی بہتری کی تجویز لانا چاہتے ہیں، بسم اللہ لے آئیے، آپ کا حق ہے، آپ لائیے اور اس پر بیٹھ کے بات کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اس پہ حکم رہ گیا ہے تو مل بیٹھ کر اس کو دور کر لیتے ہیں۔ نیتوں پہ شک نہ کیجیے اور اس کو سیاست کی نظر نہ کیجیے۔ حضور صاحب ابھی جیسے کہ ظالم خلیلزاد پاکستان آئے تھے، OIC کا اجلاس کب ہونے جا رہا ہے اور بھارت کے خلاف کیا موقف ہوگا؟ کیا موقف کیا فرما رہے ہیں؟ بھارت کے خلاف موجودہ OIC کی پر میٹنگ کیا ہونے جا موقف رہی ہے۔ ہوگا OIC کا؟ موقف تو بڑا واضح ہے ہمارا۔ موقف یہ ہے کہ بھارت جو کر رہا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، بھارت جو کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ بھارت نے بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا ہے، بھارت نے بیماروں کو صحت کی سہولت ان کے لیے بند کر دی ہے۔ جو ڈائلسس کے مریض ہیں ان کی ڈائلسس نہیں ہو رہی، رات کو کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو ایمبولینس نہیں پہنچ سکتی، کرفیو کی صورتحال ہے، کوئی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا۔ جن کے بچے مقبوضہ کشمیر سے باہر ہیں وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے جو لوگ اپنا معلومات حاصل کرتے تھے یا اپنا کام کرتے تھے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔
ये बिल्कुल आज के ज़माने में जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और इस कर्फ्यू का कोई जवाज़ नहीं है, इसको फिल फॉर ख़त्म होना चाहिए। जो वहाँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट है और इस किस्म के जो काले कवानीन हैं उनको वापस लेना चाहिए। ये हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। देखिए, इस पे पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है। मैंने एज फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका तज़किरा किया है कि हम समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर का मसला इतना बिगड़ चुका है कि जहां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ बात कर रही हैं, जहां यूएस कांग्रेस में 2 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, जहां यूरोपियन यूनियन में इस पर बहस हो चुकी है, जहां हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पर डिबेट हो चुकी है, वहां ओआईसी ने वो बयान दिया है। हम समझते हैं कि ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा के लेवल पर एक इजलास होना चाहिए और पूरी उम्मा की एक मौसर और मुत्तफ़िक़ा आवाज़ जो है वो उठनी चाहिए। ये हमने ख्वाहिश की है और वहाँ से हमें अब एक मुस्बत जवाब मिला है। तो हम आपस में म्यूचुअल कन्वीनियंस को सामने रखते हुए देख लेंगे कि क्या डेट बनती है। मैंने भी आज अखबारात में देखा है और मुझे एक हौसला अफजा सी एक फ़िज़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द हो। मखदूम साहब, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जो हुई थी और तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान का, तो अब पाकिस्तान ने गैर मुतवक्के तौर पर उसमें बिल्कुल एब्सेंट रहा। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे फोरम की ज़रूरत है इस रीजन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान दियानतदारी से समझता है और पाकिस्तान ने ये जो काविश थी वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर की, हमने उसको सराहा। हम समझते हैं कि उनकी हम नीयत पे न शक करते हैं, न करते थे, न करते हैं। उन्होंने एक कोशिश की कि मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उन स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज़ को अगर यकजा कर दिया जाए तो हम अपनी बेहतरी के लिए, अपनी सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कई मिलकर प्रोजेक्ट्स मंसूबे कर सकते हैं। इस्लामोफोबिया है और इस्लामोफोबिया के ज़रिए इस्लाम को एक गलत तौर पर पेश किया जा रहा है, उसका तदारुक होना चाहिए। ये बड़ी मुस्बत सोच थी। कुछ दोस्तों की उनको ये ख्याल था, उनको ये अंदेशा था कि कहीं इस काविश से, इस कोशिश से उम्मा डिवाइड ना हो जाए या कोई एक पैरेलल जो एक सेटअप जो है वो सामने मार्ज़ वजूद ना आ जाए, जिसकी उन्होंने वजाहत भी कर दी है कि हमारा ऐसा इरादा न था न है। मैं समझता हूँ कि वो जो गलतफहमियाँ थी, उन गलतफहमियों को दूर करने का एक मौका हमें मिलेगा और उन गलतफहमियों को इंशाअल्लाह हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मलेशिया की क़यादत का, तुर्की की क़यादत का, कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना और समझा। इंशाअल्लाह फरवरी के महीने में तुर्की के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी आमद से मज़ीद मौका मिलेगा बात को आगे बढ़ाने का। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में मलेशिया भी जाने का इरादा रखते हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जिसके पूरी इस्लामी दुनिया में हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम उन ताल्लुकात को अहमियत देते हैं
اور ان کے فروغ میں دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ ہماری کوشش اور کاوش رہی ہے کہ اگر مسلم ممالک میں اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری نیت درست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے گا۔ ابھی جیسے کہ الیکشن ہوئے افغانستان، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اس نئے سال میں کیا جنوبی پنجاب کے لوگ کم از کم سیکریٹریٹ کی نوید سن سکیں گے؟ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے پچھلے دنوں میں لاہور ملا تھا اور میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اس پر وہ سنجیدگی سے توجہ فرمائیں، اس سے یقیناً آسانی پیدا ہوگی، سہولت پیدا ہوگی، اور میں اس کے لیے پوری کوشش کروں گا کہ یہ اس پر عمل درآمد ہو کچھ سکے۔ اراکین جو ہے وہ ناراض ہو کے علیحدہ بلاک بنانے جا رہے ہیں پنجاب میں، اس پہ کیا کہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک غلط میں سمجھتا ہوں ایک دوستوں کی محفل کی غلط تشریح ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ارادہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ مختوم صاحب بھی جو یہ افغانستان جو الیکشن ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ اور ابھی بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کیا ہے، حالانکہ سری لنکا نے بڑا زبردست ٹور کیا، گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے ایگریمنٹ بھی آپ کے سامنے۔ ہم سری لنکا کے شکر گزار ہیں، اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے جو پلیئرز آئے ہیں ان کے تاثرات آپ نے سنے، ان کے بیانات آپ نے سنے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کے لیے آئیڈیل ماحول تھا، بہترین ارینجمنٹس تھے اور سیکیورٹی کا فول پروف ارینجمنٹ تھا، کہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ ہم بنگلہ دیش کو خوش آمدید کہتے اور کہنے کے لیے تیار ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ تیار تھے۔ بھارت کا مجھے دباؤ دکھائی دیتا ہے اس پروگرام کے اندر مداخلت کے لیے۔ بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرنا چاہیے، ان کے بھارت سے تعلقات 100 ہوں، رکھیں اپنے تعلقات، لیکن انٹرنیشنل سپورٹس میں اس قسم کی سیاست کو نہیں لانا چاہیے۔ افغانستان کے جو سب الیکشن، افغانستان کے انتخابات کا جو مرحلہ ہوا ہے، ہم افغانستان کے ڈیموکریٹک پروسیس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، ہم اس سے بالکل ہم نیوٹرل رہے ہیں، اور جو بھی ان کا فائنل رزلٹ آئے گا، ابھی آنا ہے، یہ تو پریلیمنری ریزلٹس ہے جو انہیں دیے ہیں، اور جو ان کے اشرف غنی کے مد مقابل ہیں عبداللہ صاحب، کچھ ان کی جو آبجیکشنز ہیں آئی ایم شیور ان کو بھی وہ ایڈریس کریں گے، اور جو فائنل رزلٹ آئے گا تو پاکستان اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جس کو بھی افغانستان کے لوگ منتخب کریں گے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہمارا فرض ہے۔ سوئی گیس کا بحران ہے پورے ملک میں، سوئی گیس کا شیشہ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے وفاق کو ہی الزام ٹھہرا رہی ہے، سندھ میں یہ جو سوئی گیس کا بحران ہے وفاق کی حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے، اس پر کیا؟ اگین سیاست ہے بھیا، اس میں سیاست ہے۔ گیس کا اس وقت کمی ہے، بالکل ہے، گیس کے چولہوں میں پریشر کی کمی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور جب سردی میں اضافہ ہوگا تو گیس کی کنزمپشن میں اضافہ ہوگا، یہ تو لاجیکل کی بات ہے۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ہم اپنی ایل این جی کی جو امپورٹس ہیں اس کو بڑھائیں۔ نئے ٹرمینلز کی بات کی جا رہی ہے کہ نیا ٹرمینل بنایا جائے تاکہ اس کی آسانی ہو سکے، اور ہماری جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر جو گیپ ہے اس گیپ کو فل کیا جائے۔ گورنمنٹ اس پہ کوشش کر رہی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ سندھ کی حکومت سیاسی بیانوں کے بجائے مل کے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرے جن ایشوز کو حل کرنے سے گیس کی سپلائی بہتر ہو۔ اگر بیان دینے سے گیس کی سپلائی بہتر ہوتی ہے تو پھر ضرور بیان دیں، اور اگر مل بیٹھ کر ان ایشوز کو، ان باٹل نیکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کریں، اور فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔ دیکھیے، اس میں سندھ اور پنجاب کی بات نہیں ہے، اور اس کو صوبائیت کا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ آپ کی انڈسٹری کا ہب ہے کراچی، تو اگر وہاں
शॉर्टेज आती है गैस की तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मुतासिर होती है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मुतासिर होती है तो उससे वफाकी हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? वफाकी हुकूमत तो चाहेगी कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, वफाकी हुकूमत तो चाहेगी हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो। तो वफाकी हुकूमत की नीयत पे शक मत कीजिए, क्योंकि हम आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हर चीज़ को, हमारे यहाँ बदकिस्मती हो गई है कि हर चीज़ के अंदर एक सियासी पहलू लोग तलाश करते हैं। हर खबर के अंदर कोई साजिश दिखाई देती है उनको, हर चीज़ के अंदर उनको कोई लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। और बदकिस्मती से एक नई वबा पैदा हो गई है जिसको कहते हैं फेक न्यूज़। आप देखें कि फेक न्यूज़ एक इतना बड़ा, पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल इशू बन चुका है और लोग इसको एक साइंस बन चुकी है, और एक साइंस के तौर पर फेक न्यूज़ से लोग अपना मौक़िफ़ प्रोपेगेट करते हैं। हमें मिलकर इसका हल तलाश करना है, किसी की नीयत पर शुबह नहीं करना। हमारी ख्वाहिश तो यही है, हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो। जी भाईजान, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आप बात करते रहे हैं, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कितने % इसका आप खतरा महसूस करते हैं? खान साहब, फॉल्स फ्लैग का ऑपरेशन मुझे इसलिए उस पर मुझे तशवीश है क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है। आप दिल्ली चले जाएं, आप कलकत्ते चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, आप मीरठ चले जाएं, आप यूपी चले जाएं, आप किसी चेन्नई चले जाएं, किसी बड़े शहर में चले जाएं, इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। उनके इक़दामात पर कड़ी नुक्ताचीनी हो रही है। अब मुल्क के अंदर भी हो रही है और बैरून मुल्क भी हो रही है। उससे तवज्जो हटाने के लिए ऐन मुमकिन है कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें मकबूजा कश्मीर में, जिस पर वो पाकिस्तान को मरूज इल्ज़ाम ठहराएं और दुनिया की तवज्जो उस मसले से हटाने की कोशिश करें। ये चीज़ हमारे इल्म में है और हमने इसका जो इंटरनेशनल कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन राइटिंग बताया है कि ये हमारा खदशा है और इसको जहन में रखिए। ज़ालमे खलीलज़ाद आपकी जो मुलाकात हुई थी उसमें आपने इंडिया की सूरत हाल को सर किस तरह से आपने कहा, और अमेरिका का मौक़िफ़ इसके बारे में सर क्या है? ज़ालमे खलीलज़ाद का इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ालमे खलीलज़ाद इस वक्त कोशिश कर रही है अफ़गानिस्तान के अंदर पीस एंड रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस सिलसिले में वो काबुल भी तशरीफ़ ले गए थे, वो इस्लामाबाद भी आए थे, वो दोहा भी गए थे, वो वाशिंगटन में भी जो अपनी लीडरशिप है उसको आगाह कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में उनको बता रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो उनके मुतालबात हैं, तालिबान के साथ जो उनकी नशिस्तें हुई हैं उसके बारे में आगाह कर रहे हैं। तो वो इंडिया पाकिस्तान इश्यूज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व है और उस पर उनसे तबादला ख्याल हुआ। बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में भारत की लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उस तरफ में स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी क्या वजह है कि हम उस तरफ वहाँ अमेरिका में किस तरह अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिस तरह भारत की लॉबी ज़्यादा हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, पहली बात तो अगेन आप दो चीज़ें समझिए। भारत का और अमेरिका का इस वक्त आज बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। भारत को अमेरिका इस खित्ते का अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है और आबादी भी उनकी ज़्यादा है, मार्केट भी हमसे बड़ी है, वसाइल भी उनके ज़्यादा है। तो वो उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए लॉबी करता है। इमरान खान साहब ने जो कहा है कि हमारी जो डायस्पोरा है जो अमेरिका में है उससे हुकूमत पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, और ये मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, हमारी डायस्पोरा ने बेपनाह काम किया है। आज जो यूएस कांग्रेस में 2 हेयरिंग्स हुई हैं, 3 बल्कि हुई हैं, एक इन कैमरा भी हुई है,
उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पाकिस्तान के डायस्पोरा ने। जो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। हम चाहते हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं, और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि उस रोल को मज़ीद फ़ाल करें। उनका मकसद इमरान खान साहब का ये था। थैंक यू। परवेज़ मुशर्रफ के फैसले और ISPR के बयान के बाद पब्लिक में ख़ास तौर पर तासुब पैदा हो गया और शहरों में जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लग गए कि अदारों के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं कि जो सूरत हाल पैदा हो रही है? देखिए, आइन में हमारे इदारों का रोल बड़ा वाज़े है। हमारे आइन में ट्राइकॉटमी का एक कॉन्सेप्ट है और डिफाइंड है। ये अदलिया का रोल है, ये मुकन्नना का रोल है, और ये एग्जीक्यूटिव का रोल है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रहेंगे तो मुश्किलात नहीं होंगी। और हम भी यही चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करे, और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का जो काम है उसको चलने दे। तो ये एक बड़ा हेल्दी बैलेंस होगा, और ये बैलेंस जो है फंक्शनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि इंशाअल्लाह जो लोगों की कुछ ख्वाहिश हो सकती है कि इदारे वहाँ बड़े समझदार और हजरात बैठे हैं, चाहे हमारे जजेस हों, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगाह हैं और वो जिम्मेदारी का सबूत देते हैं और देंगे। और हमारे जो अफवाज हैं उनका अपना किरदार है, उनकी अपनी कुर्बानियाँ हैं, और उन्होंने जो पिछले एक दहाई में कर दिखाया है, दुनिया की बहुत कम अफवाज को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने टेररिज्म का इतने मौसर तरीके से मुकाबला किया हो, उसको डिफीट किया हो, और नेशनल कंसेंसस में नेशनल एक्शन प्लान के मुरतब करने में एक मुस्बत किरदार अदा किया हो, और एक्सट्रीमिज़म को रिवर्स करने में अपना एक उन्होंने एक बयानिया और नैरेटिव बनाने में एक रोल प्ले किया हो। इंशाअल्लाह मुझे कोई ऐसा खदशा दिखाई नहीं देता। उसके इक़दामात कैसे सर हो रही हैं? जी इंशाअल्लाह हज़रत शाहरुखुद्दीन आलम का उर्स है, पहली जनवरी से पहली 2 और 3 को होगा। मुल्तान के लोग हमेशा उर्स की तकरीबात में बेपनाह मोहब्बत और शमूलियत का इजहार करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मुल्तान की इंतज़ामिया का, डिप्टी कमिश्नर का, जिन्होंने उसकी तैयारियों के लिए 2 नशिस्तें की हैं, 2 मीटिंग्स की हैं, बंदोबस्त किया है। मौसम की शिद्दत भी है, ठंड बेपनाह है, तो लोग आते हैं। मैं मुल्तान के शहरियों से दरख्वास्त करूँगा वो हमेशा बड़ी फराख दिली से बाहर से आए हुए मेहमानों को वेलकम करते हैं, और जब वो आते हैं तो मुल्तान की भी रौनकों में इजाफा होता है, बाज़ारों में रौनक होती है, ख़रीद व फ़रोख्त होती है, कारोबारी तबके को भी फ़ायदा होता है, और जो इंटर प्रोविंशियल कुर्बत है उसमें इजाफा होता है। मुझे तवक्को है कि इस साल भी ऐसा ही माहौल दिखाई देगा। थैंक यू।